Do you want to know? हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो बच्चा लोग, अभी तक हमने आपके चैप्टर नंबर 4 में कार्बन क्या होता है, कार्बन की प्रॉपर्टीज क्या होती है, कार्बन से हाइड्रोकार्बन कैसे बने जाता है, कैसे कार्बन हाइड्रोकार्बन बनाता है, कैसे उसके अंदर हम अलग अलग नेमिंग देते हैं, नोमेनक्लेचर। फिर उसके बाद हमने होमोजेनस सीरीज पढ़ी, फंक्शनल ग्रुप पढ़ा एंड लास्टली हमने उसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। फिर दो मेन हाइड्रोकार्बन के बारे में हमें पढ़ना था। एक था इथेनॉल यानी अल्कोहल का एक मेन कंपोनेंट, और दूसरा है इथेनोइक एसिड। तो इसके पिछले वाले लेक्चर में हमने इथेनोइक एसिड के बारे में पढ़ा था, उसकी प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, उसका मैन्युफैक्चरिंग, सब कुछ देखा था। तो चलिए आज हम देख लेते हैं इथेनोइक एसिड का, उसके बारे में कुछ डिटेल। इथेनोइक एसिड बच्चे लोग आपको पता ही है, इथेनोइक एसिड स्ट्रक्चर वाइज कैसा होता है। ठीक है, लास्ट में COOH एंड ये आ जाएगा यहाँ पे 3H। अगर इसका स्ट्रक्चर दिखाया जाए तो ऐसा, और अगर इसको सिंपली लिखना हो तो वो हो जाएगा CH3 CH2OH, सॉरी CH3 COOH, ये हो जाएगा इथेनोइक एसिड। अब बच्चा लोग, इस इथेनोइक एसिड को हम एसिटिक एसिड भी कहते हैं, यानी कि जो एसिडिक एसिड है ना, वही इथेनोइक एसिड है। अब ये एसिडिक एसिड क्या होता है? एसिडिक एसिड मतलब विनेगर। आप लोग अगर खाना बनाते होंगे तो आपको पता होगा, खाने में खटास लाने के लिए एक लिक्विड यूज किया जाता है जिसको हम कहते हैं विनेगर। क्या कहते हैं? विनेगर। तो ये विनेगर एक्चुअली और कुछ नहीं है, ये एसिडिक एसिड है। एंड एसिडिक एसिड और कुछ नहीं है, वो है इथेनोइक एसिड है। समझ आ रहा है? अब पता है, एक खटास लाने का ना एक और चीज का इस्तेमाल करते हैं, टाटरी। हिंदी या गुजराती में उसको टाटरी कहते हैं। तो वो भी क्या है? वो भी इथेनोइक एसिड का ही एक रूप है। ठीक है, कहां कहां पाया जाता है? तो पहले तो एक तो विनेगर हो गया, फिर कई सारे फ्रूट्स के अंदर भी ये एसिड अपने को देखने को मिलता है, जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं, सारे के सारे नहीं, कुछ कुछ। अब एक चीज, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, बट मैं आपको बता दूं कि अगर आप इथेनोइक एसिड को जमा दोगे ना, तो ये बर्फ जैसे टुकड़े हो जाएंगे। इसको हम कहते हैं आइस लाइक फ्लेक्स। फ्लेक्स यानी छोटे छोटे टुकड़े। जैसे बर्फ, अगर आप बर्फ को जमाओगे, पानी को जमाओगे तो बर्फ, चलो वो तो डिपेंड करता है कि आप पानी कौन से कंटेनर में जमा रहे हो, बट जब आप इथेनोइक एसिड को जमाओगे ना, तो वो छोटे छोटे पार्टिकल में बढ़ जाएगा एंड एकदम व्हाइट कलर का होगा, एकदम व्हाइट कलर का। व्हाइट कलर का होने के कारण हम उसको ग्लेशियर एसिटिक एसिड भी कहते हैं। उसको एक और नाम दिया जाता है ग्लेशियर एसिटिक एसिड। ठीक है, ये थी इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन। अब अगर मैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, चलो पहले हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग की, कैसे इसको बनाया जाता है। तो बच्चा लोग, वो हमने पहले भी देखा हुआ है। अगर आप इथेनॉल को ऑक्सीडेशन रिएक्शन करते थे ना, याद आया कुछ? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इथेनॉल को आप अगर हीट करेंगे, गर्म करेंगे, किसके प्रेजेंस में? अल्कलाइन पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट, या तो फिर एसिडिक या एसिडिफाइड K2Cr2O4, पोटेशियम डाइक्रोमेट। याद है बच्चा, ये पढ़ा था पहले भी हमने। इसको अगर आप ऑक्सीडाइज करेंगे इसके प्रेजेंस में, तो ये हमको क्या देगा? इथेनोइक एसिड। ठीक है, सो इस तरीके से इसका मैन्युफैक्चरिंग है, बहुत ही आसान है। अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो सबसे पहली चीज, इट इज कलरलेस, कोई कलर नहीं होता है। अब अगर मैं इसके टेस्ट की बात करूं, सो इट इज सॉर इन टेस्ट। बच्चा एसिड है ना, तो एसिड तो खट्टा ही होता है,
तो इट इज सॉर इन टेस्ट। फिर इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है इसका 391 केल्विन, जो कि इसके करस्पॉन्डिंग इथेनॉल से या इथेन से या कीटोन से, अगर इथेनॉल उससे ज्यादा होगा, मतलब आप इथेनॉल या इथेनॉल कुछ भी लोगे तो उन सबसे बॉइलिंग पॉइंट इथेनोइक एसिड का ज्यादा होगा। फिर एक प्रॉपर्टी जो मैंने आपको बताई कि वो उसको ठंडा करने पे वो छोटे टुकड़ों में बट जाता है। तो ये है इसकी मेनली 4 प्रॉपर्टीज। क्लियर बच्चा लोग? देखो ये बहुत आसान है, इसमें कुछ ज्यादा चीजें अपने को करनी नहीं है, छोटी मोटी चीजें हमको याद रखनी है। तो इसका मैन्युफैक्चरिंग, इसकी जनरल इंफॉर्मेशन एंड इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, हमको ये तो पता है कि इथेनॉल को अगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन करेंगे तो वो इथेनोइक एसिड देगा। अगर मैं इथेनोइक एसिड और इथेनॉल को आपस में मिक्स कर दूं तो यानी CH3COOH प्लस CH3CH2OH, इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड का अगर हम रिएक्शन करेंगे तो बच्चा वो हमको देगा एक एस्टर। क्या? एस्टर का मतलब CH3COO CH2CH3, ये बन गया एस्टर। क्या है बता रहा हूं, इसका स्ट्रक्चर आपको बता रहा हूं, ठीक है। प्लस H2O अलग, वाटर अलग कर देगा। अब इन दोनों के रिएक्शन से हमको एस्टर नाम का एक मॉलिक्यूल मिल रहा है। जैसे फंक्शनल ग्रुप है बच्चा, जैसे अल्कोहल होता है, एल्डिहाइड होता है, वैसे ही एस्टर है। तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे इसको हम? एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। अब ये हुआ कैसे? अच्छा वैसे इसका नाम क्या पड़ेगा, क्या बता सकते हो? एस्टर का कितने कार्बन आ रहे हैं? 1 2 3 4, तो ब्यूटेनोइड क्या बन जाएगा ये? ब्यूटेनोइड। याद ना एस्टर के लिए OAT। ठीक है, चलो अब देखते हैं कैसे बनेगा ये। CH3COOH, ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका रिएक्शन CH3CH2OH। अब देखो पहले भी हमने देखा हुआ है, यहां से पूरा OH निकलेगा और यहां से सिर्फ H निकलेगा। यहां का पूरा OH निकल गया और यहां का सिर्फ H निकला। होगा क्या? एक्चुअली इन दोनों को जुड़ना है, तो इसको प्लस माइनस बनाना पड़ेगा। अब जब OH निकलेगा तो OH अपने आप में माइनस होता है, तो ये प्लस हो जाएगा। अब इसका प्लस, देखो इसका प्लस हो क्या रहा है कि OH निकल गया, सो OH अपने आप में माइनस बन गया एंड बाकी का जो मॉलिक्यूल बच गया था वो कैसा बन गया? प्लस। अब इसका प्लस इसके माइनस से जुड़ेगा, तो यहां पे क्या हो रहा है? ये ये जो है ना, इसके बीच में बोल रहा झगड़ा हो रहा है, तिराड़ पड़ रही है। सो होगा क्या? अब ये हाइड्रोजन तो अलग है, H प्लस बना देगा और ये O माइनस बना देगा। सो इसका प्लस इसके माइनस से जुड़ जाएगा और इसका माइनस इसके प्लस से जुड़ जाएगा, यानी OH और H मिलके क्या हो जाएंगे? H2O। और अब क्या करना है? अब जरा ध्यान से देखो, सिंपली जो बच गया है, यहां पे जो बच गया है उसको लिख लो CH3COO, है ना? H तो निकल गया। अब इसको घुमा दो और यहां लगा दो। घुमाना इसलिए पड़ेगा बिकॉज बॉन्डिंग भी देखनी पड़ेगी। इस कार्बन के पास 1 2 3 बॉन्डिंग है, एक बाकी है, तो वो एक यहां पे हो जाएगी। समझ आ रहा है हमने क्या किया? इसको घुमा के यहां लगा दो। सो ये क्या हो गया? CH3COO
CH2 CH3 और इसको हम क्या बोलेंगे, ब्यूटेनोएट, ब्यूटेनोएट, ठीक है। और एक्चुअली ग्रुप कौन सा है, एस्टर, एस्टर बन रहा है, इसीलिए इसको हम एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। अब अच्छा, एक्चुअली ये जो कंपाउंड मिला ना एस्टर, ये ना स्वीट स्मेलिंग होता है। कैसा होता है, स्वीट स्मेलिंग। स्वीट स्मेलिंग मतलब मीठी खुशबू, अच्छी खुशबू आती है। तो जो आप परफ्यूम्स यूज करते हो ना, या खुशबूदार साबुन होते हैं, परफ्यूम्स होते हैं, या जितनी भी ऐसी चीजें जो आप अपने बॉडी पे यूज करते हैं जो खुशबूदार है, उसके अंदर ये मिलाया जाता है ताकि उसके अंदर खुशबू आ सके, ठीक है। समझ आया चलो स्टूडेंट्स। वन मोर थिंग, ये रिएक्शन आपके नोट्स में नहीं दिया हुआ है, टेक्स्ट बुक में है, सो प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये रिएक्शन भी नोट डाउन कर लो नोट्स में, एंड कैसे ये हमने बनाया इसको भी आप अपने बुक में नोट डाउन कर लो। फिर जो मैंने इसकी चीजें बताई, स्वीट स्मेलिंग है, परफ्यूम्स में यूज किया जाता है, ये अपने नोट्स में नोट डाउन करके लिख लीजिए। एस्टर इज अ स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड, so it is used in perfumes। फिर ये भी लिख लेना कि it is forming ester, therefore it is called esterification reaction। चलिए ओके, अब चलो देखो ये चीज यहीं पे खत्म नहीं होती। सपोज अगर इस एस्टर को मैं अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा हूं, CH3COO CH2 CH3, इसका अगर मैं रिएक्शन कर रहा हूं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, सॉरी, तो बच्चा ये हमको एक वर्ड भी से वापस हमको अल्कोहल बना के देगा। क्या चीज, देखो हम क्या कर रहे हैं, एस्टर का रिएक्शन किससे करवा रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो ये फिर से हमको अल्कोहल देगा एंड सोडियम का एक कंपाउंड देगा। कैसे, देखो CH3 CH2 OH प्लस CH3 CH2ONA, जिसमें से ये बन गया आपका इथेनॉल एंड दिस विल बी सोडियम इथेनोएट। अब ये क्या चीज है भाई, कैसे हुआ, देखो चलो बच्चा लोग देखो, ये फिर से टूटेगा Na प्लस OH माइनस में। आप जब इनका रिएक्शन कराएंगे तो NaOH इस तरीके से टूट जाएगा। सिमिलरली ये भी टूटेगा, लेकिन ये कहां से टूट रहा है, यहां से, जहां से जुड़ा था। मतलब देखो CH3, ये डबल बॉन्ड, अब बेटा डबल बॉन्ड तो टूट नहीं सकता, डबल बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है, वो इतना आसानी से टूट नहीं सकता। सो ये ऑक्सीजन यहीं पे रहेगा, लेकिन इसके पास वाला जो ऑक्सीजन था ना वो निकल गया। मतलब ये क्या बन गया, अब ये अपने आप में एक ग्रुप बन गया प्लस, और ये दूसरा ग्रुप, देखो ये ग्रुप ये आ गया, ये एक और ग्रुप CHO CH2 CH3, एंड ये क्या बन जाएगा, माइनस, तो ये प्लस और ये माइनस। देखो CH3 CH2 ONA, ये दोनों आपस में जुड़ गए एंड बचा क्या, ये OH माइनस और ये प्लस, तो ये क्या हो गया CH3। अब जरा यहां ध्यान से देखो यार, यहां पे एक और प्रॉब्लम, ये OH अगर सीधा यहां आ जाएगा तो ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनना चाहिए था। हाँ सॉरी, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनेगा, नहीं। ओके वन थिंग,
बच्चा लोग ये यहां से टूटेगा, सॉरी माय मिस्टेक, ये यहां से टूट रहा है, मतलब जहां पे पहले जुड़ा था ना, आपको याद होता है हमने इसको गोल घुमा के जोड़ दिया था, सो जहां से जुड़ रहा है वापस वहीं से टूट रहा है, तो एक्चुअली ये हो जाएगा CH3 CO और ये O एंड ये हो जाएगा CH3 CH2 CH3 CH2। अब क्या हो जाएगा बच्चा, ध्यान से देखो, इसका एक बॉन्ड बाकी है, बॉन्ड बाकी है, तो ये चीज बना लेगा आपका प्लस और ये चीज बना लेगा माइनस। ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है ना, तो ये माइनस बन जाएगा और ये माइनस और ये जुड़ गया, तो CH3COO आ जाएगा यहां पे। ओके, ये Na आ गया इसके पास, ये OH आ गया इसके पास, तो CH3CH2OH, सो वी विल गेट इथेनॉल एंड सोडियम इथेनॉइड। अब अच्छा तेरा ध्यान से सुनना, ये जो सोडियम इथेनॉइड है ना, ये सोप बनाने में इस्तेमाल होता है, किसमें, साबुन बनाने में। साबुन पता है ना क्या होता है, नहीं पता, कोई बात नहीं, पता कर लेते हैं। अब सोप बनाने में यूज हो रहा है, इसलिए ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को हम कहते हैं स्पॉनिफिकेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे इसको, स्पॉनिफिकेशन रिएक्शन। ये इसके नाम याद रखने पड़ेंगे, बिकॉज कई बार आपको एग्जाम में आता है व्हाट इज स्पॉनिफिकेशन रिएक्शन, राइट इट्स रिएक्शन, या व्हाट इज एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, राइट इट्स रिएक्शन। तो ये लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट में कि व्हेन ester is reacted with sodium hydroxide we get ethanol and sodium ethanoid. This reaction is used for making a soap, therefore this reaction is called sponification reaction. Definition and reaction दोनों आपको लिखनी पड़ेगी। क्लियर, ये भी आपके टेक्स्ट बुक में दे रखा है, नोट्स में नहीं है, तो प्लीज इसको भी आप नोट्स में नोट डाउन कीजिए। चले फटाफट। ओके, तो बच्चों लोग अब आखिरी 3 और रिएक्शन पढ़ने हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के, मतलब इथेनॉइक के, एक मेटल के साथ, एक बेस के साथ एंड एक कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट के साथ। अब अच्छा देखो, अगर आपको याद हो तो हमने चैप्टर नंबर 3 में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के अंदर एसिड के साथ रिएक्शन देखा था। क्या बना रहे थे वो, एक तो मेटल सॉल्ट, क्या बोलते थे हम लोग, एक मेटल सॉल्ट और एक हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते थे, याद आया कुछ, क्या बनाते थे वो, मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। यहां पे भी सेम चीज होगी, सेम ये हाइड्रोजन निकल जाएगा एंड वो गैस बन जाएगा H2, और मेटल सॉल्ट मतलब ये Zn जो बच गया उसके साथ जुड़ जाएगा, CH3COO ट्वाइस Zn। अब मैंने यहां ट्वाइस क्यों लिखा बच्चा, इसके बीच में आयोनिक बॉन्ड बन रहा है, ये कंपाउंड और ये मेटल के बीच में आयोनिक बॉन्ड बन रहा है। अब Zn की वैलेंसी होती है +2, और जो ये बच गया H को अगर मैं निकाल दूं तो ये माइनस बन जाएगा, -1। तो वैलेंसी बैलेंस करने में क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे ना, इसकी -1 इसकी +2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, याद है 9th में कुछ सीखा था ऐसा। तो इसके यहाँ पे 2 चला गया, अब इसको बैलेंस करो, देखो ये भी 2 है, H भी 2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, Zn 1 टाइम बैलेंस, फिनिश। सोडियम सेम चीज, एक तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी, ठीक है, ये सॉलिड में होगा, सॉल्ट है, और ये देखो ये हाइड्रोजन निकल गया, माइनस प्लस, सोडियम की वैलेंसी होती है +1, ये भी -1, तो यहां पे सिंपली आ जाएगा CH3COO Na, है ना, इसकी -1 इसकी +1 आपस में जुड़ जाएंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम है, क्या, देखो हाइड्रोजन इधर एक ही बार है, मतलब ये CH3 है, ये तो यहाँ पे बैलेंस हो गया, ये वाला हाइड्रोजन निकल रहा है, ये तो 1 टाइम है, वहां पे 2 टाइम है, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 करना पड़ेगा। अब ये सब कुछ डबल हो गया, तो इस पूरे को डबल करने के लिए यहाँ 2 करना पड़ेगा। अब इसके वजह से सोडियम भी डबल हो गया, तो इसको भी 2 करना पड़ेगा, एंड हेंस बैलेंस्ड। ये हो गई एक बैलेंस रिएक्शन, समझ आया, बहुत इजी रिएक्शन है। अच्छा ये क्या बनेगा, ये क्या बन रहा है, इसको क्या बोलते थे, ये पहले भी बन रहा था ना,
सोडियम इथेनॉइड, यहां पे जिंक है तो ये बन जाएगा जिंक इथेनॉइड, ठीक है, जिंक इथेनॉइड, समझ आया? चलिए अब आ जाते हैं बेस के बारे में। तो जब एसिड और बेस, देखो एक एसिड एक बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, वाह वाह, क्या हो जाएगा यहाँ पे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, सॉल्ट बनेगा, H2O बनेगा, क्या बनेगा यहाँ पे? एक सॉल्ट और एक H2O। जब भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है पानी मिलता है हमको, वाटर। सो इधर क्या होगा? देखो इसका एक हाइड्रोजन और इसका OH, ये टूटेगा Na प्लस प्लस H माइनस, सॉरी Na प्लस OH माइनस, हाँ, तो ये H प्लस निकल के इसके साथ चला जाएगा, नहीं सॉरी ये H प्लस माइनस, तो ये प्लस माइनस जुड़ जाएंगे, ये बन जाएगा H2O और सोडियम इसके साथ आ जाएगा। समझ आ रहा है? आयोनिक बॉन्ड बनाना है, प्लस माइनस को जोड़ना है बच्चा। H प्लस बन गया, माइनस के साथ चला गया, ये बाकी पूरा माइनस बन गया, प्लस के साथ चला गया, अगेन क्या बन गया? सोडियम इथेनॉइड। क्लियर? अब आखिरी रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। तो इस समय क्या बनेगा? एक तो बच्चा लोग यहां पे ब्रिस्क एफरवेंस, आपके बुक में है, नोट्स में एक वर्ड यूज है ब्रिस्क एफरवेंस। इसका मतलब होता है कि जैसे ये दोनों मिलेंगे एकदम से भम भमाका होगा, भमाका नहीं होगा, मतलब एक गैस तुरंत बाहर आने लगेगी, और वो गैस और कोई नहीं होगी, वो होगी कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि जब आप इन दोनों को मिला देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है एकदम से बाहर निकलने लगेगा। वो लावा का तो किसी चिमने में से कैसे धुआं निकलता है, वैसे धुआं निकलेगा, इसलिए यहाँ पे बोला गया ब्रिस्क एफरवेंसेस, ठीक है। और साथ में बनेगा H2O, पानी। अब बाकी रिएक्शन वही है, वापस आपको यहाँ पे सोडियम मिलने वाला है। ये सोडियम इथेनॉइड हर जगह मिलता है अपने को, तंग आ गए सोडियम इथेनॉइड से, है ना, हर जगह मिल जाता है। क्या बन रहा है? CO2 H2O and sodium ethanoid. Similarly, CO2 H2O sodium ethanoid. सब कुछ बैलेंस है, चेक करो। CH3COO वन टाइम, सोडियम दो बार है, ओ नो, सोडियम डबल बार है, तो यहाँ पे 2 करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 करेंगे तो इधर 2 करना पड़ेगा, इधर 2 करने की वजह से ये जो हाइड्रोजन जो निकल के जा रहा था ये भी डबल हो गया, तो ये H2O आ गया। क्लियर है ना? ये ऑक्सीजन देखो यहाँ पे ये 2 बार ऑक्सीजन है, तो ये तो बैलेंस हो गया, इधर भी डबल ऑक्सीजन, इधर भी डबल ऑक्सीजन, तो ये तो बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे कार्बन 3 है, यहाँ पे 2 और 1, 3 बैलेंस्ड। क्लियर? सिमिलरली इधर देखो, सोडियम वन टाइम, सोडियम वन टाइम, ये वाला चीज वन टाइम, तो ये वाली चीज वन टाइम, यहां तक तो ठीक है भाई। अब यहां का एक हाइड्रोजन और यहां का एक हाइड्रोजन मिलके H2 बना लेंगे, है कि नहीं? तो H2 फिर ये O और CO2, यहां पे ये रिएक्शन अपने आप में कंप्लीटली बैलेंस्ड है। ओके बच्चा लोग, सो यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉइक एसिड पूरी होती है, और ये चीज आपके टेक्स्ट बुक और नोट्स दोनों में दी हुई है। ओके ओके बच्चा लोग, वैसे तो हमारा एक आखिरी टॉपिक बाकी है, बट एक चीज के बारे में हम चैप्टर के बीच में डिस्कस करना भूल गए थे, वो है आइसोमर्स, या तो इसको ऐसा भी कहा जाता है स्ट्रक्चर आइसोमर। बच्चा आइसोमर का मतलब होता है ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स, अ ग्रुप ऑफ हाइड्रोकार्बन that has same molecular formula but different
स्ट्रक्चर मतलब ऐसी चीज है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर अलग अलग है। क्या मतलब है जरा देखो यहां पे। ओके बच्चा इसका नाम क्या होगा? कितने कार्बन है? 5 कार्बन, 5 कार्बन है यानी कि पेंट, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है तो N यानी क्या बन गया ये पेंटेन। अच्छा इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 4 5, यहां भी 5 कार्बन है ना। अगर मैं इसको नाम देना चाहूं तो ये भी तो पेंटेन है। देखो आप इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यानी कि इसके कितने पास है? इसके पास 5 कार्बन है एंड 2n+2। हमने एक ये स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, एक ये स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। दोनों में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12 C5H12 सेम है, दोनों का नाम पेंटेन है। अब हमने एक चीज देखा था, अगर उसका स्ट्रक्चर में लंबी चेन बनती है तो उसको हम कहते हैं एन पेंटेन, और ये नीचे ब्रांचिंग में आ गया तो इसको हम क्या कहते हैं? आइसोपेंटेन, है ना। यानी कि ये दोनों पेंटेन के आइसोमर्स है। हम क्या बोलेंगे? एन पेंटेन एंड आइसोपेंटेन आर द आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। यानी कि इन दोनों की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर अलग है, बस। दिस इज कॉल्ड आइसोमर्स। अब आपको बोल दिया जा रहा है कि बेटा आप प्रोपीन के आइसोमर्स बनाओ। प्रोपीन के आइसोमर्स, एक लॉन्ग चेन हो सकती है, एक ब्रांच हो सकता है। क्या सर्कल पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। यानी क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? देखो आइसोमर्स कैसे कैसे पॉसिबल है। एक प्रोपीन, है ना, एक ये हो जाएगा प्रोपीन। दूसरा हम क्या करते हैं? इस कार्बन को इसके नीचे ले लेते हैं, ये भी एक प्रोपीन है। देखो इसका नाम भी प्रोपीन, इसका नाम भी प्रोपीन, यानी कि ये दोनों आइसोमर्स हो गए। क्या हो गए? आइसोमर्स। अच्छा अगर मैं इसकी बात करूं, क्या इसकी और कोई डिजाइन पॉसिबल है? अरे बहुत सारी पॉसिबल है। इसको इसके नीचे ले लो, इसको इसके नीचे ले लो, इसको इसके नीचे ले लो, हर समय स्ट्रक्चर अलग अलग आ रहा है। तो ये सारे के सारे क्या है? आइसोमर्स। ठीक है। सो कभी आपको आवे ना ड्रॉ द आइसोमर्स, 4 आइसोमर्स, 3 आइसोमर्स, तो आप इस तरीके से खाली उसका स्ट्रक्चर चेंज करके, स्ट्रक्चर चेंज करते समय क्या याद रखना है कि कार्बन को 4 बॉन्ड देने हैं, ना ही 4 से कम ना ही 4 से ज्यादा। क्लियर? बस इतना ही था स्ट्रक्चर आइसोमर्स। अब चलो फाइनली हम बात करते हैं सोप एंड डिटर्जेंट की, विच इज द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर। ओके चलिए, सोप एंड डिटर्जेंट। बच्चा आपको पता है सोप क्या होता है, आपको पता है डिटर्जेंट क्या होता है, ये काम कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। एक्चुअली सोप या डिटर्जेंट जो है ना, वो सोडियम या तो पोटेशियम के सॉल्ट होते हैं। इसका मतलब कि इसके आगे कार्बन की चेन होगी, मतलब 2 कार्बन, 10 कार्बन, 15 कार्बन, कुछ भी चेन हो सकती है, और उसके पीछे लगेगा सोडियम या तो पोटेशियम। यानी कि अब इसको सिंबॉलिकली मुझे दिखाना हो तो सिंबॉलिकली ऐसे दिखाया जाता है। ये कार्बन चेन, यानी कि जो रेजिस्टर ड्रॉ करते हैं ना, वो हो गया यहाँ पे कार्बन चेन, और ये हो जाएगा मेरा सोडियम या पोटेशियम जो भी लगा हो। सिंबॉलिकली इसको इस तरीके से दिखाया जाता है। अब जरा एक चीज ध्यान से देखो, ये जो डिजाइन हमने बनाई इसमें ये पॉजिटिव होता है और चेन नेगेटिव, क्यों?
अगर इसको हम अलग कर दें, अच्छा सॉल्ट है, सॉल्ट मतलब हमेशा आयोनिक बॉन्ड से बना हुआ, मतलब एक माइनस एक प्लस, तो सोडियम की वैलेंसी प्लस, तो बाकी बचे हुए की वैलेंसी माइनस। अब जो प्लस वाला होता है उसको हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक। साइंटिफिकली प्लस माइनस को भी नाम दिया जाता है, प्लस वाले को नाम दिया जाता है हाइड्रोफिलिक एलिमेंट या हाइड्रोफिलिक कंपाउंड, और जो नेगेटिव है उसको दिया जाएगा हाइड्रोफोबिक। क्या दिया जाएगा? हाइड्रोफोबिक। ठीक है। अब सोप इन एसिड चेन से बने होते हैं। सोप में ना ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं, यानी कि देखिए ऐसा तो है नहीं कि सोप में एक या दो चेन होगी और खत्म हो जाएगा। सोप में ऐसे कई सारी चेनें होती, मतलब कई सारे हाइड्रोकार्बन यहां पे एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और उसके ऊपर की तरफ ये सारे के सारे हाइड्रोफिलिक मतलब पॉजिटिव एलिमेंट जुड़े हुए होते हैं। समझ आ रहा है? तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो बच्चा लोग, इसको हम कहते हैं मिसेल। क्या बोलेंगे? मिसेल। मिसेल एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक कंपाउंड मिक्स होते हैं। क्या मैंने कहा? देखो ये एक्चुअली एक मॉलिक्यूल है, ऐसे कई सारे मॉलिक्यूल को आप जोड़ दो तो वो बन जाएगा एक मिसेल। अब इसका काम क्या होता है, ये कैसे साफ सफाई का काम करता है? बच्चा लोग जो अपनी गंदगी होती है ना, जो कपड़ों पे दाग लगे होते हैं, मोस्टली वो ऑयल नेचर के होते हैं। कैसे? ऑयली नेचर। हमको पता है कि ऑयल जो है वो पानी में डिसॉल्व नहीं हो सकता। पढ़ रखा है ना 9th में, इमिसिबल लिक्विड्स, मतलब ऑयल और पानी मिक्स नहीं होता। तो इसीलिए कभी भी आपने देखा होगा कि आपके हाथ में जब ऑयल आ जाता है पानी से साफ नहीं होता, उसको टिश्यू पेपर से या किसी और चीज से साफ करना पड़ता है, या उसको साबुन से साफ करो वो तुरंत साफ हो जाएगा, है ना। जब आपके कपड़ों पे तेल वेल लग जाता है तो वो नॉर्मल पानी से जाता ही नहीं है, उसको अच्छे साबुन से ही साफ करना पड़ता है तो ही वो जाएगा। ऐसा क्यों? अब बच्चा जरा ध्यान से देखना, ऑयली नेचर होने के कारण, अब देखो ये ऊपर का पार्ट क्या है? प्लस, नीचे का पार्ट है माइनस। तो ये जो प्लस पार्ट है ना, यानी कि सोडियम या पोटेशियम, ये वाटर में इजीली डिसॉल्व हो जाता है। क्या बोल रहा हूं मैं? कि ये जो सोडियम पोटेशियम है ये इजीली वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। अब जो ये कार्बन चेन है बच्चा, ये कार्बन चेन ऑयल को पकड़ सकती है। हाइड्रोकार्बन की जो चेनें होती है ना वो ऑयल को पकड़ सकती है। तो जितने भी डर्ट होंगे, क्या करेगा वो डर्ट? इस चीज से यहां पर पकड़ा जाएगा। मतलब ये मॉलिक्यूल क्या करेंगे? एकदम उस पर अटैक करेंगे। वो दिखाते ना टीवी में, सर्फ एक्सेल वगैरह की ऐड आती है तो ऐसे जाते हैं टिश्यू में उसको उखाड़ देते हैं। एक्चुअली वो क्या हो रहा है, सोप के मॉलिक्यूल, जैसे सोप आप लगाते हो, सोप के कार्बन चेन, ये जितनी भी कार्बन चेन है ये इसके ऊपर एक्ट करती है। यानी कि अब मैं इसमें डिजाइन बना के आपको दिखाऊंगा। देखो एक पिक्चर बना रहा हूं, ये डर्ट है, इसको पकड़ लिया कार्बन चेन ने, यानी कि हाइड्रोकार्बन चेन ने। इसके बाहर जो एलिमेंट है सोडियम या पोटेशियम, उसको पकड़ लिया पानी ने, यानी कि पानी पकड़ रहा है इसको, ये पकड़ रहा है डर्ट को, और अल्टीमेटली पानी डर्ट को निकाल रहा है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ये तो वही हो गया, वो टग ऑफ वार होता है ना, या कोई लंबी चेन, मैं उसको खींच रहा हूं, वो उसको खींच रहा है, वो किसी और को खींच रहा है, वही चीज हो गई। डर्ट को कौन खींच रहा है? कार्बन चेन। कार्बन चेन को कौन खींच रहा है? ये सोडियम। सोडियम को कौन खींच रहा है? वाटर। सो अल्टीमेटली वाटर क्या कर रहा है? इसको लेके बाहर जा रहा है। ठीक है। सो अल्टीमेटली सोप और डिटर्जेंट का यही काम है। अब बात आती है कि अगर सोप से सब चीजें हल हो रही थी तो डिटर्जेंट की क्या जरूरत थी? बच्चों सोप जो है ना वो सॉफ्ट वाटर में काम आता है। सुना है ये सॉफ्ट वाटर क्या होता है पता है? सॉफ्ट वाटर मतलब जिसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम जैसे एलिमेंट ना हो। मतलब हम घरों में जो वाटर यूज कर रहे हैं ना वो 99% सॉफ्ट वाटर कहलाता है। उसमें कोई इंप्योरिटीज नहीं होती। कैसी इंप्योरिटीज? मैग्नीशियम की, सोडियम की या पोटेशियम की, ऐसी इंप्योरिटीज नहीं होती है। बट अब कोई कोई दाग इतने टिपिकल होते हैं ना
कि वो ऑयली नेचर के तो होते ही है, लेकिन जैसे ही पानी उसके ऊपर से पास होता है, उस डर्ट में अगर मान लो उसमें सोडियम या पोटेशियम या मैग्नीशियम जैसी एलिमेंट है, ऐसे कोई दाग जैसे कि चाय के दाग ले लो, या कोई जिद्दी दाग, कहते हैं ना जिद्दी दाग अच्छे होते हैं, अब वो नॉर्मल साबुन से साफ नहीं होंगे। क्यों? बिकॉज उसके अंदर कुछ एलिमेंट मैग्नीशियम सोडियम जैसे एलिमेंट छुपे होते हैं जो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं और उस पानी को हार्ड वाटर बना देते हैं। क्या बना देते हैं? हार्ड वाटर। अब सोप जो है, सॉरी सोप जो है वो हार्ड वाटर में काम नहीं आएगा। क्यों काम नहीं आएगा? अरे भाई इसके पास भी सोडियम है, वाटर के पास भी सोडियम है, ये तो जुड़ ही नहीं पाएगा। सोडियम सोडियम को खींच सकता है? नहीं ना, तो सोप काम नहीं आएगा। तो वहां पे काम आता है डिटर्जेंट, बिकॉज डिटर्जेंट में और भी ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो आसानी से सोडियम मैग्नीशियम को खींच सकते हैं। समझ आ रहा है? तो सोप सॉफ्ट वाटर के लिए यूज होते हैं, डिटर्जेंट हार्ड वाटर के लिए यूज होते हैं, बाकी दोनों का मैकेनिज्म यही रहता है। और एक जरूरी वर्ड मिसेल, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज मिसेल, या दूसरा क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ सोप। 2 मार्क्स में आता है बट बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। पूरा आंसर बहुत ही अच्छे से आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है, नोट्स में भी दिया हुआ है, इसीलिए मैं उसको करवा रहा हूं। ठीक है, अब आपके टेक्स्ट बुक में एक येलो पेज में दिया हुआ है उसकी एक्शन है, खाली समझा देता हूं कि क्या होगा। क्या सपोज करो कि ये कोई कपड़ा है और उस कपड़े के ऊपर ये एक दाग लगा हुआ है जो फिलहाल ऑयली नेचर है, मतलब हम सॉफ्ट वाटर मान के चल रहे हैं। अब जैसे ही आप इसके ऊपर साबुन अप्लाई करोगे, साबुन के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स यहां पे आने लग जाएंगे। ये कीड़े मकोड़े नहीं है, ये सब क्या है? साबुन के मॉलिक्यूल्स है। साबुन के मॉलिक्यूल्स मतलब ये जो मैं डार्क पार्ट कर रहा हूं ये हो जाएंगे सोडियम मतलब हाइड्रोफिलिक, और जो ये अंदर का खाली पार्ट है वो हो जाएंगे कार्बन चेन यानी कि हाइड्रोफोबिक। अब जैसे कि मैंने कहा था ये कार्बन चेन इसको अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट करना मतलब खींचेंगे, सो धीमे धीमे इसको यहां से निकालना शुरू करेंगे, धीमे धीमे इसको ऊपर खींचना शुरू करेंगे। अब जैसे आप इसके ऊपर से पानी डालोगे ये पार्ट साबुन के साथ अट्रैक्ट हो जाएगा, अल्टीमेटली इसको निकाल के पूरे दाग को अपने साथ। फिर एक समय ऐसा आएगा कि ये दाग इसके बीच में आ जाएगा एंड सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, समझ आ रहा है? मतलब हुआ क्या, ये जितने भी मॉलिक्यूल्स थे उसने दाग को घेर लिया है और इस दाग को कार्बन चेन, ये एक्चुअली क्या है, इट इज नथिंग बट द कार्बन चेन, कार्बन चेन ने अच्छे से पकड़ के रखा है। अब कार्बन चेन को भी बाहर लेके जाना है तो डालो इसके ऊपर पानी। जैसे ही पानी डालोगे ये सोडियम पार्ट या पोटेशियम जो भी होगा इसके साथ साथ ये बाहर निकल जाएगा एंड ये भी बाहर चला जाएगा। मतलब अब दाग जो है कपड़े से बाहर आ गया, कपड़े से चिपका हुआ नहीं है, बस अब क्या करना है उसको वहां से फेंकना है, तो फेंकने के लिए पानी काम आएगा। ठीक है, तो बच्चा लोग इसी के साथ ये सोप डिटर्जेंट टॉपिक भी खत्म होता है एंड आपका चैप्टर नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। थैंक यू।